वाला जो समय है वो और भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि बिल्कुल नए लोग जो आज ही आए हैं उनको हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताएंगे कि बिजनेस कंसेप्ट बेसिकली है क्या। जो चीज कंसेप्ट हमारे को देखने को मिला था नवंबर 1999 के अंदर, 1999 नवंबर के अंदर, और ज्वाइन करते करते जनवरी आ गई थी। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, क्या करने से क्या चीजें मिल जाती हैं, ये सारी की सारी बातें थोड़ी सी 15-20 मिनट के अंदर करेंगे। फिर हमारे बिजनेस का एक बहुत जबरदस्त जो रिवार्ड है वो है फॉरेन ट्रिप्स। जैसे इस एक साल के अंदर ही हम लोग 3 फॉरेन ट्रिप्स लेने जा रहे हैं। 2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एक एंटालिया टर्की का और एक दूसरा अभी अबू धाबी यूएई का। इसके पहले हम लोग फ्रांस, स्पेन, इटली, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना, बहुत सारी जगह है। 21 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी हम लोग इस बिजनेस के थ्रू जा चुके हैं और हमारे साथ में हमारे बहुत सारे टीममेट्स भी जाते होते हैं। तो फॉरेन ट्रिप से किस तरीके से हमारे को विजन मिलता है, कितनी लग्जरी होती है, क्या क्या चीजें जानने को मिलती हैं, वो सब बातें भी एक फोटो शो के थ्रू, वो भी अभी साकेत जी ने बनाया इतनी ज्यादा मेहनत करके, तो वो अभी हम लोग प्रेजेंट करेंगे, तो जिससे आप लोगों के भी ड्रीम्स बनेंगे। अभी एमवे के 25 साल हिंदुस्तान के अंदर पूरे होने वाले हैं। जब अभी 5 मई 1998 को एमवे इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था, और अभी 5 मई आने ही वाली है। 5 मई जब 2022 आएगी तो पूरे 24 साल हम लोग पूरे कर चुके होंगे। और अगला साल जो होगा वो A25 यानी एमवे की 25 ईयर की जर्नी होगी, और उसको एमवे बहुत ही ग्रैंड रूप के अंदर सेलिब्रेट करेगी। वो इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा जिसके अंदर अभी ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि एमवे हम सब लोगों को एथेंस लेके जाएगी। उसके अलावा भी उसकी क्वालिफिकेशंस भी काफी रिलैक्स रहेंगी। A25 के अंदर बहुत नए नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे, बहुत सारे नए सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगला साल एमवे का स्टार्ट होने के अंदर अभी एग्जैक्टली 5.5 महीने बचे हुए हैं। एमवे का जो नया साल स्टार्ट होता है वो हमेशा सितंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो अगला साल एमवे के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके पूरे एमवे लाइफ साइकिल के अंदर बेस्ट ईयर होगा एमवे इंडिया का A25, जिसकी तैयारियां ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं और हम सब लोग उसी को लेकर एक्साइटेड हैं। तो अब नए लोगों के ऊपर वापस से अगर मैं आऊं, तो एमवे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि सीधा कंपनी से सामान कंज्यूमर तक। आज मैं कोई भी स्लाइड शेयर नहीं करूंगा क्योंकि उसके अंदर तो टाइम लग जाएगा। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू बताऊंगा जिससे कि आपको सारी की सारी बातें काफी हद तक आइडिया लग जाएंगी। और उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है तो जिन भी लोगों ने आपको इन्वाइट किया है उनसे आप जान सकते हैं, और असली के अंदर आप इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं। व्हाट्सएप व्हाट्सएप बहुत सारे लोग खेलते रहते हैं, फेसबुक फेसबुक खेलते रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, लेकिन बिजनेस लोगों का बना रहे होते हैं। और यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को यूज करके पार्ट टाइम के अंदर खुद का एक बिजनेस बना सकते हैं। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं दोस्तों, खुद का एक बिजनेस करने के मौके की बात कर रहे हैं। एमवे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एमवे 1959 के अंदर एडा मिशिगन यूएसए से स्टार्ट हुई थी, और इंडिया के अंदर जब एमवे आई थी तो वो 5 मई 1998 को एमवे का बिजनेस इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था। एमवे के अंदर एमवे ने इंडिया में अप्लाई किया था 1995 के अंदर। ग्लोबलाइजेशन उस समय बिल्कुल नया नया कंसेप्ट 1990s के अंदर आया था। और एमवे इंडिया जो है वो एमवे का 83rd कंट्री था। हमारे बाद में भी एमवे 25 और देशों में जा चुकी है, और 83 + 25 अभी आप देख लो कि 108 कंट्रीज के अंदर एमवे काम कर रही है। जब एमवे इंडिया के अंदर आई थी तो डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया के अंदर कोई कानून नहीं थे। डायरेक्ट सेलिंग को कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते थे चेन सिस्टम से, मेंबर बनाने वाले सिस्टम से, है ना, या किसी और तरीके की चीजों से, स्कीमों से, पॉन्जी स्कीम से। लेकिन अब इंडिया के अंदर एमवे की मेहनत से बहुत जबरदस्त तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कानून लागू हो चुका है। और जब डायरेक्ट सेलिंग कानून नहीं था उसके बावजूद भी एमवे ने इतनी तरक्की की कि जब एमवे इंडिया में आई उससे पहले टपरवेयर, एवॉन, ऑरिफ्लेम, मोदी केयर, कई सारी कंपनीज इंडिया के अंदर काम करती थी। लेकिन एमवे के इंडिया के अंदर आने के पहले 12 घंटे के अंदर ही एमवे इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई, जो आज तक इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। दूसरी कंपनी हमारे से आधा भी टर्नओवर नहीं करती है। अभी एमवे इंडिया का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए से थोड़ा ऊपर है, और एमवे वर्ल्ड का टर्नओवर जो है वो $10 बिलियन यानी कि 80,000 करोड़ रुपए है। इंडिया के अंदर एमवे ने टारगेट लिया है कि आने वाले 6 साल के अंदर
हम 1/4 बिलियन टर्नओवर से 1 बिलियन टर्नओवर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि अभी अगर आप इस बिजनेस को देख रहे हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर देख रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की गलतफहमी हो कि भाई एमवे तो विवेक गोयल वगैरह ने बहुत पहले कर लिया इसलिए उनका तो बहुत आराम से हो गया, अब आज की डेट के अंदर क्या होगा, तो असली अपॉर्चुनिटी अब है। 24 सालों के अंदर जितना बिजनेस हुआ है उसका कितना टाइम्स गुना बिजनेस बताऊं, 4 गुना बिजनेस जो है वो चौथाई टाइम यानी कि 6 साल में होने वाला है। ये जो आने वाले 6 साल हैं इसके अंदर 4 गुना बिजनेस होएगा। जो 24 साल के अंदर बिजनेस में हम पहुंचे वो बिजनेस जो है वो 6 साल में होएगा। एमवे जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्ल्ड की और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, ये मैंने आपको बताया। और एमवे जो है उसके जो ब्रांड्स हैं वो कई सारे ब्रांड्स वर्ल्ड के नंबर 1 सेलिंग ब्रांड्स हैं। जैसे न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, स्वास्थ्य और पोषण के अंदर हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। वी आर वेरी प्राउड अबाउट इट कि एक मोहल्ले का नंबर 1 होना भी अपने आप के अंदर एक बड़ी बात होती है, लेकिन एमवे जो है वो पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। न्यूट्रिशन के अंदर इंडिया के अंदर हमारे पास 51-52 प्रोडक्ट्स हैं। हमारा प्रोटीन पाउडर इंडिया का नंबर 1 सेलिंग प्रोटीन पाउडर है। हमारी मल्टीविटामिन न्यूट्रीलाइट डेली के नाम से इंडिया की नंबर 1 सेलिंग मल्टीविटामिन है। हमारी सेलमेन ओमेगा 3 न्यूट्रीलाइट सेलमेन ओमेगा 3 इंडिया की नंबर 1 सेलिंग ओमेगा 3 है। हमारी विटामिन सी सस्टेन रिलीज इंडिया की नंबर 1 सेलिंग विटामिन सी है। हमारा घुटने के दर्द को ठीक करने का एक रामबाण इलाज है ग्लूकोजोमिन एससीएल विद बोसवेलिया, वो अपनी कैटेगरी के अंदर एक अद्भुत प्रोडक्ट है। हमारे पास में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे शानदार प्रोडक्ट्स हैं, जैसे च्यवनप्राश हमारा बहुत जबरदस्त तरीके से बिकता है, अब इसको लॉन्च हुए लगभग 1 ही साल हुआ है। हमारी जो अश्वगंधा है, तुलसी है, ब्राह्मी है, आंवला की, विभित की, हरित की, जिसको कि त्रिफला के नाम से भी जाना जाता है वो है, मधुनाशिनी शुंठी त्वाक है, वसाखा मुलेटी सुरासा है। तो ये इतने सारे जो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं ये भी कमाल के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स के अंदर हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, आर्टिस्ट्री हमारा ब्रांड नेम है। इसके अलावा होम केयर है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर के एक ही प्रोडक्ट ने हिंदुस्तान के अंदर पूरी धूम मचा के रखी हुई है। और इतने सारे प्रोडक्ट्स की रेंज और जो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हमारा देसी घी भी लॉन्च होने वाला है। हमारे पास में आईटीसी कंपनी के साथ में टाई अप है, तो आईटीसी कंपनी के हमारे पास जूसेज आते हैं। अभी मैं एक प्रोटीन शेक आपके सामने पीऊंगा तो आईटीसी कंपनी का प्रोटीन शेक आता है हमारे पास में, जो एमवे को ब्रांडेड है। ये आया देखो अभी मेरे पास में। अभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको फ्रीजर में रख दो, ये बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। ठंडा जब आप इसको पीते हो तो इसका टेस्ट ही एकदम अमेजिंग होता है। और एक बोतल के अंदर 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता होता है। 18 ग्राम प्रोटीन जो होता है वो बहुत जबरदस्त प्रोटीन होती है ना। तो बहुत सारी हमारे पास में आईटीसी की एबीसी जूसेज है, मिक्स फ्रूट जूसेज है, अभी देसी घी आने वाला है। तो कंसेप्ट क्या है? बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट ये है कि 200 प्रोडक्ट्स, और भविष्य के अंदर भी जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे, यूएसए के अंदर कहते हैं कि पानी को छोड़कर हर चीज जो होती है वो एमवे के नेटवर्क के थ्रू मिलती है। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी कराते हैं अपने घर के अंदर और वो एमवे के साथ टाई अप है, तो सामने वाले के घर में जो बिजली का बिल आ रहा होता है ना, उसके ऊपर भी जो नेटवर्क का मालिक होता है उसको पैसे आ रहे होते हैं। टीवी बिक रहा होता है हमारे नेटवर्क में, मर्सिडीज बिक्री होती है, पेप्सी कोको कोला बिक्री होती है, तो भी हमारे को पैसा आ रहा होता है। तो ये विजन लेना होता है कि नेटवर्किंग का बिजनेस है, ये आपको मौका देता है कि आप अपना एक टीम के साथ जुड़ें और खुद की एक टीम क्रिएट करें। टीम की मदद से खुद की एक टीम क्रिएट करें, और वो टीम आपकी जिंदगी भर के लिए नहीं, जब तक ये धरती रहेगी तब तक के लिए एसेट बनेगी। उस टीम के अंदर जब कभी भी कोई भी व्यक्ति एमवे का सामान यूज करता है तो आपको पैसा आता है, कोई जना एमवे का सामान सेल करता है तो आपको पैसा आता है, और जब वो अपनी टीम आगे बना रहे होते हैं तभी भी आपको पैसा आता है। पूरे के पूरे एमवे बिजनेस के अंदर 3 ही काम करने होते हैं। प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है, प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करना होता है, रिटेल करना होता है, और अपनी एक टीम बनानी होती है। लेकिन कितने लोगों को जोड़ना है कोई टारगेट नहीं है, कितना रिटेल करना है कोई टारगेट नहीं है, कितना यूज करना है कोई टारगेट नहीं है। बिजनेस का कंसेप्ट यूट्यूब के ऊपर बहुत जगह पे पड़ा हुआ है, हमारे खुद के बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं। आप लोगों को हर रोज मौका मिलता है एमवे बिजनेस के कंसेप्ट को डिजिटली देखने का। आप अपने जिन लोगों ने आपको बुलाया उनसे आप फिजिकली भी देख सकते हैं। हमने जब ये कंसेप्ट देखा था तो उस समय ये कंसेप्ट हिंदुस्तान के अंदर लगभग 2.25 साल पुराना कंसेप्ट था।
और लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं लगती थी बात, और मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं लगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग अच्छा है, हर चीज जल्दी समझ में आती थी, पढ़ाई के अंदर भी बहुत होशियार थे, सब कुछ चीजें बढ़िया करते थे। लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि यार ये एमबीए क्या है, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कोई बिजनेस भी है क्या, है ना। जब मुझे बताया तो मुझे तो लगा कि ये कोई मेंबर बनाने की स्कीम है, ये कैसे पॉसिबल है। जब हमारे को बताया तो उस समय राजस्थान के अंदर यंगेस्ट गस्टेड ऑफिसर था, अमृता लेक्चरर थी, मेरी एक बहन डॉक्टर है, जो दूसरी बहन है वो अभी एमबीए के अंदर सुपर सक्सेसफुल है, साकेत जी, जिन्होंने अभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, है ना। तो जिया जी हमारे वो एमरल्ड है ना, कंप्यूटर इंजीनियर है। इसके अलावा उस समय वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर थी, सिस्टर, शादी भी नहीं हुई थी, सन 2000 की बात कर रहा हूँ। साकेत जी अभी हमारी टीम के अंदर सबसे जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो साकेत जी तो हमारी लाइफ के अंदर ही नहीं थे, है ना। साकेत जी क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कुछ पता नहीं था। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर कहाँ कौन कब कहाँ कितना मिलता है और कितना बड़ा बिजनेस बन जाता है पता नहीं होता। तो जब जिस समय हमारे को बिजनेस बताया गया तो उस समय हम सबके सब लोग नौकरी करते थे, पापा मम्मी भी नौकरी करते थे, वी ऑल वर इन गवर्नमेंट जॉब। और साथ साथ के अंदर अभी विपिन पोपली जी इस मीटिंग के अंदर होंगे, उनके साथ मिलकर हम लोग एक बहुत शानदार कोचिंग सेंटर चलाते थे। तो हमारा कोचिंग सेंटर भी पूरे बीकानेर के अंदर नंबर 1 था। मेरे पढ़ाए हुए तो 18 लोग असिस्टेंट इंजीनियर बने थे। अगर अजय शर्मा जी इस मीटिंग में है, जो एडिशनल चीफ इंजीनियर है पीएचडी के अंदर, उन्होंने और हमने मिलकर कोचिंग दी थी, है ना। तो हमारे पढ़ाए हुए 18 लोग असिस्टेंट इंजीनियर बने थे, जो अभी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है। लेकिन क्या हुआ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि हम जब काम कर रहे थे तो हमें काफी पैसे आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में हमने क्या देखा कि पैसा काम करने से आता है, और काम करने के अंदर दो चीजें शामिल है, एक तो काम और एक काम को करने वाला। कभी कभी हमने ऐसा देखा कि काम ही नहीं रहता, जैसे हमने कोचिंग कराई आरपीएससी इंजीनियर्स को, लेकिन उसके बाद आरपीएससी नहीं हुई तो पढ़ाएं किसको। इसीलिए हमने पीएमटी पीटी कोचिंग सेंटर खोला कि यार वो हर साल होती है, यानी काम ही चला गया तो पैसा भी चला गया। एक बार जिनको पढ़ाया वो आज 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन एक भी रुपया हमारे को थोड़ी देते हैं। सिस्टम ही ऐसा नहीं है। एमबीए के अंदर ऐसा सिस्टम है कि एक बार एक जने को पढ़ा दिया तो उसकी 10वीं पीढ़ी भी अगर एमबीए से कोई सामान लाएगी तो आपकी 10वीं पीढ़ी को अपना पैसा आएगा, चाहे वो चाहे चाहे वो ना चाहे। यानी कि काम करने से पैसा आता है, और काम अगर करने में दो चीजें शामिल है, जैसे या तो कभी काम नहीं रहता, कभी काम को करने वाला नहीं रहता। जैसे मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया, अगर उस एक्सीडेंट के अंदर मैं नहीं रहता तो फिर मेरी नौकरी के अंदर मेरी वाइफ को थोड़ी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनाने वाले थे, है ना। तो यानी काम करने वाला नहीं रहे तो भी पैसा चला जाएगा, काम नहीं रहे तो भी पैसा चला जाएगा, प्राइवेट नौकरी चली गई तो पैसा चला गया। अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस है। तो यहाँ पर एमवे बिजनेस के अंदर काम करना होता है एक बार और पैसे आते हैं बार बार। अब डिपेंड ही नहीं करता काम रहे ना रहे, काम करने वाला रहे ना रहे, एक एसेट बेस्ड इनकम आती है। तो पहला कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमने देखा तो ये बताया गया कि इसके अंदर एक बार काम कर दोगे तो पैसे बार बार आएंगे। दूसरी बात ये बताई गई कि पैसा सिक्योरिटी के साथ बहुत ज्यादा आएगा, जितना बड़ा नेटवर्क होएगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। एमवे बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लोग महीने के कमाते होते हैं। जैसे अभी मीटिंग के अंदर हमारे को दिखाई दिए थे शुरुआत के अंदर हमारे गुरु पंकज टिटोरिया जी। पंकज टिटोरिया जी एक फिल्म एक्टर थे और उनका बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पंकज टिटोरिया जी को बिजनेस का इंट्रोडक्शन हुआ, बिजनेस उनकी लाइफ के अंदर आया। आज पंकज टिटोरिया जी इस बिजनेस के थ्रू मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं टोटली फाइनेंशियली फ्री है, हम लोगों के महागुरु हैं, दुनिया के महागुरु हैं, और इतने लोगों को बिजनेस सिखाते हैं, उनकी इतनी सीडीज है, इतना सब कुछ है कि अपन पूछे जाने नहीं, पूरी लाइफ चेंज हो गई उनकी, है ना। लाखों करोड़ों रुपए की इनकम है, कितने सारे फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं, कितने सारे लोग, लाखों लोग उनको जानते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि बीकानेर कौन है, बीकानेर के अंदर विवेक गोयल कौन है, अजय शर्मा कौन है, विपिन पोपली कौन है, हमारी जो अपलाइन है चेतन लाल जी जैन कौन है, उनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि किसी ना किसी के थ्रू लोग मिलते हैं। आज हम इतने बड़े डायमंड उनकी टीम के अंदर हैं, फिर भी हम उनकी टीम का 5% हिस्से से ज्यादा हिस्सा नहीं है। तो समझने की बात है कि बिजनेस के अंदर काम करने से एक जबरदस्त रॉयल्टी इनकम मिलना तय होता है। तो ये सब बातें हमारे को एक मीटिंग के अंदर, एक सेमिनार के अंदर बताई गई, तो मुझे लगा कि यार चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम किसी को कह नहीं सकते, हमारे पास में टाइम नहीं है ना। हो जाए तो बहुत शानदार है, लेकिन होना असंभव है।
इतने में कुलीन देसाई जी ने एक कहानी बताई। मैं उस कहानी के साथ लगभग थोड़ी देर में अपनी बात बंद करूंगा और फिर एक नए स्पीकर्स को और बहुत सारे स्पीकर्स को आपको सुनने को मिलेगा। जो हमने 8:30 बजे मीटिंग चालू की है, 9:30 बजे, 9:45 बजे तक हमारी मीटिंग हम खत्म करेंगे। तो आपको क्या जानने को मिलेगा कि एक होप है, ये एक आशा की किरण है आज उन लाखों लोगों के लिए जो जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जो जिंदगी के अंदर आम नहीं रहना चाहते, कुछ खास करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए एक होप की बात हम कर रहे हैं। तो आ जाती है अचानक, बहुत बड़े बड़े मौके भगवान बड़े चुपके से देता है ना। कहते हैं अपॉर्चुनिटी बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाती है। बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली लोग होते हैं, भगवान की विशेष कृपा वाले, कि उस आहट को सुन लेते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। जबकि हमने ऐसा देखा है, पढ़ा है कि दुर्भाग्य आपका दरवाजा तब तक जोर जोर से खटखटाता रहता है जब तक कि आप खोल नहीं देते। अपॉर्चुनिटीज जीवन के अंदर बहुत कम आती है और अचानक ही आ जाती है। एक इनसिग्निफिकेंट डिसीजन हमने एमवे बिजनेस को बिल्ड करने का किया, जो हमारी जिंदगी का सबसे सिग्निफिकेंट डिसीजन बना। हुआ क्या कि कुलीन देसाई जी जो सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके वो एमवे बिजनेस के अंदर उसी जमाने के अंदर डायमंड थे और बहुत बड़े महागुरु हैं। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई और वो कहानी ने हमारे को एमवे बिजनेस के अंदर लेके आई। वो कहानी अब आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप मुझे सुन रहे हैं सुबोध? सर यस यस। तो हम लोग वो कहानी से देखो काफी कुछ सीख सकते हैं कि जैसे जीवन के अंदर लोगों के पास में काफी सारे सपने होते हैं, काफी सारी आकांक्षाएं होती हैं, होप होती है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान हमें मौका दे दे। हे भगवान, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं, मुझे मौका नहीं दिया। हे भगवान, अगर मुझे मौका देता तो पता नहीं मैं क्या कर देता, है ना। ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से एक बंदर और बंदरिया थे। बंदर और बंदरिया समझ रहे हो आप, है ना। तो बंदर और बंदरिया जो है वो पेड़ पे बैठ के ऐसे सपने लेते थे कि यार अपनी भी जिंदगी बदल जावे। क्या जिंदगी इधर उधर पेड़ों पे कूदते कूदते बीत रही है ना। हम भी काश जैसे कि बताते हैं कि ये करें वो करें, फॉरेन ट्रिप्स करें, हमारे पास में भी रॉयल्टी इनकम आवे, है ना। हमारे को कोई रुपए पैसे का टेंशन नहीं रहे, हमारे को पूरी फ्रीडम हो, जब चाहे जब सो जावे, जब चाहे जब जग जावे, हमारी हेल्थ भी बहुत शानदार हो, हम बहुत लोगों की मदद कर सकें, है ना। ऐसे सपने देखते होते थे लोग, लेकिन कोई रास्ता नहीं। एक दिन अचानक से आकाशवाणी हुई कि ये जो सामने की नदी चल रही है, इस नदी के अंदर जो डुबकी लगा के बाहर निकल जाएगा इस मुहूर्त के अंदर, ये एक विशेष मुहूर्त है, इस मुहूर्त के अंदर इस नदी के अंदर जो डुबकी लगा के निकल जाएगा वो देव पुरुष और देव कन्या बन जाएगा। तो बंदरी ने आव देखा ना ताव, खटाक दी सी डुबकी लगा दी, और बंदर ने तो नहीं लगाई। लेकिन थोड़ी देर बाद के अंदर देखा कि बंदरी जो है वो देव कन्या बन चुकी थी और उसको सारा कुछ याद था। बंदर के पास आई, अरे बंदर भाई, जो अपन अपने जीवन में चाह रहे थे वो सब कुछ हो गया, मुझे सब कुछ, देव कन्या में बन गई, मुझे सब कुछ मिल गई, टाइम मनी सिक्योरिटी सब कुछ अब तय हो गया। यार तू बंदर भाई कूदा क्यों नहीं, है ना। जिस जिंदगी भर के लिए अपन सपने की बात करते थे तो तू कूदा क्यों नहीं। तो बंदर ने कहा, यार मैंने सोचा कि ये सब चीजें तो बकवास है। एक सेकंड अमृता बात करेगी, मिनिस्टर साहब का फोन आ रहा है, तो एक सेकंड में अटेंड करता हूँ, पिछली बार नहीं किया था। एक मिनट बात कर लो कुछ भी, थोड़ी सी ये स्टोरी पूरी कर दो, तुम्हें तो आती है स्टोरी बंदर बंदरिया वाली, स्टोरी पूरी कर दो। एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। जो ये स्टोरी सुना रहे हैं वो बहुत ही शानदार और मेरी फेवरेट स्टोरीज में से एक है कि एक बार क्या होता है कि बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे होते हैं और दोनों आपस में बातचीत हो रहे होते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारी जिंदगी बदल जाए और हम लोग है ना एक बहुत अच्छी जिंदगी जी पाए और बहुत अच्छे मतलब कि सुख सुविधाएं हो हमारे पास, पूरे आज की जितनी भी जरूरत की चीजें हों वो हमारे को मिल जाएं और हम भी औरों की तरह बहुत अच्छा जीवन जी पाए और स्वस्थ रहें और एक बहुत जो भी चीजें आसपास लोगों के पास, शिक्षा है, सम्मान है, मान सम्मान है, पहचान है, वो हम सबको मिले। तो ऐसी बात करते करते अचानक क्या होता है कि आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी का मतलब सबको पता ही है कि आकाश के अंदर आवाज आती है बहुत तेज, और ये आकाशवाणी की जाती है कि जो कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ जो व्यक्ति इस भविष्यवाणी को या इस वाणी को सुन रहा है वो ना जो भी नदी सामने बह रही है उसके अंदर कूद जाएगा और कूद के पार कर जाएगा तो वो एक देवदूत या देव कन्या में बदल जाएगा। तो वो क्या ना, और उसके बाद उसकी जिंदगी में जो भी वो चाहता है वो हो जाएगा। तो बंदर और बंदरिया भी पेड़ पे वही बात सुन रहे होते हैं और उनके सामने एक नदी बह रही होती है, उसमें अचानक बहुत तेज तूफान आने लगता है।
तो बंदरिया फटाफट कूद के उस नदी के पार उधर चली जाती है और एक देव कन्या के अंदर बदल जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो देखती है अपने आसपास, यूं गर्दन घुमा के चारों तरफ, कहती है अरे बंदर कहाँ गया, वो क्यों नहीं आया, उसे लगता है आया ही होगा कहीं ना कहीं, इधर उधर पीछे से होगा। तो वो दिखता नहीं है, तो वो सामने पेड़ की तरफ देखती है, तो कहते हैं बंदर वहीं सामने पेड़ पर ही बैठा हुआ होता है अभी तक। तो वो कहती है अरे बंदर भाई तुम क्यों नहीं कूदे। तो कहते हैं कि मैं सोचता ही रह गया कि पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या होगा कि नहीं होगा। तो अपना माथा पीट के कहती है अरे भाई होता या नहीं होता, बंदर तो तू रहता ही ना, कूदने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं था। कहता देवदूत बन जाता, और नहीं तो बंदर तो था ही, वो आज भी है, तू अगर कूदता तो तेरी जिंदगी बदल जाती। तो होता क्या है, लोग निर्णय लेने के लिए सोचते ही रह जाते हैं, इधर उधर की बात करते रह जाते हैं और समय निकल जाता है, मौका आया हुआ हाथ से निकल जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और वो सोचते रहते हैं और लोग उन्हें बताते ही रहते हैं कि ये मौका आया था, तुम्हें ये करना चाहिए था, और वो बाद में कहते हैं कि हम नहीं कर पाए, हमने मौके को नहीं पहचाना। तो अपनी बात को और कहानी को विराम देते हुए हमारे जो भी होस्ट हैं सुबोध, उनको वापस से माइक सुपुर्द करती हूँ मंच का संचालन करने के लिए। अब वो संभालें इन चीजों को और देखें आगे का कैसे हमारी अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाना है। ओवर टू सुबोध। थैंक आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको। दिख रही है सर, दिख रही है। ग्रेट ग्रेट। एंजॉयमेंट जाने से पहले ही शुरू हो जाता है ना। इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे बढ़ें, ये आपको देख के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हम लोग निकले यहाँ से, स्वागत किया सभी ने हमें जाने के पहले, और उसके बाद हम लोग वहाँ पहुंचे और हम फर्स्ट डे सफारी पे गए थे और सफारी पे हमने काफी मस्ती की। मुझे दिव्या जी दिख रही हैं तो मैं चाहूंगा दिव्या जी अगर थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, हमने क्या किया, कैसे हम सफारी पे गए और वहां पे क्या एंजॉयमेंट हुई, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे का आपको दिखाता हूँ क्या हमने किया। थैंक यू साकिब भैया। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और सफारी पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं होटल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जब हम वहां पे पहुंचे तो होटल इतना अमेजिंग था, मतलब पूरा वाइट एकदम, होटल वाइट, वहां पे वो जो छोटी छोटी चीजें थी वो सब एकदम वाइट। और जो होटल था उसी के पास में, मतलब नीचे की तरफ में वो ट्रैक बना हुआ था फरारी का, और मतलब एक तरफ ट्रैक था और दूसरी तरफ थी एक छोटी सी नदी, तो है ना, वहां पे बिल्कुल एकदम वो व्हाइट कलर की फेरीज लगी हुई थी। तो वो होटल अपने आप में इतना ज्यादा, मतलब कि खूबसूरत उसको बोल सकते हैं, एकदम सब कुछ व्हाइट। आई थिंक ये उनकी थीम होगी व्हाइट, है ना। और वो जो होटल है वो होटल जो है वो मतलब यास मरीना नाम से जो आइलैंड है उसके ऊपर वो बना, ऐसे
थ्रिल आ रहा था कि हाँ अब हम इसमें बैठने वाले हैं, और फिर वो जाने वाली है, और फिर वो जब वो रेत पे ऊपर नीचे साइड में दाएं बाएं कहीं पे भी घूम रही होती थी, तो वो इतना अमेजिंग मतलब कि एक्सपीरियंस था। सब लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, सब बैठे थे, और इतनी मस्ती हुई। वो 5-7 मिनट का मतलब वो सफारी का जो सफर था वो अपने आप में एक्साइटेड था, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट, और सब इतने खुश थे कि हाँ हम सफारी में बैठ के आए। फिर उसके बाद में हम लोग रेत पे गए, और आपने देखा होगा कि वो एक फाल्कन पक्षी जो कि वहां का राष्ट्रीय पक्षी है, तो सबने उसके साथ फोटोज ली, और हमने वो ना ऊंट की सवारी। तो जब बहुत सारे लोगों ने जब वो फोटो देखी ऊंट वाली, तो उन्होंने बोला कि राजस्थानी लोग हो के तुम ऊंट पे वहां जाके बैठे हो, यहाँ पे भी बैठ सकते थे। तो वो सीरियसली मतलब मैं खुद फर्स्ट टाइम बैठी हूँ ऊंट पे, और लोग कहते कि यार आप लोग राजस्थान से हो, आपको यहाँ बैठना चाहिए था। लेकिन वो अपने आप में इतना अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस, मतलब बहुत बहुत अमेजिंग था। और उसके बाद में शाम को जब हम वहां पे अंदर की तरफ में बहुत सारे चीजें उन्होंने लगा रखी थी, है ना, कुछ खाने पीने की कुछ स्टॉल्स लगी हुई थी, और पूरा मतलब स्टेज बना हुआ था जहाँ पे शोज होने वाले थे। और जब वो रात को शोज हुए तो वहां पे बैली डांस, और वो ना लाइट वाला शो, और फायर शो, वो हमने देखा, उसको हमने बहुत एंजॉय किया। और कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे, और एक सोफा लगा हुआ था, वो मतलब थोड़ा सा ना उसके लिए पे करना था, और हमने वो किया, और हमने वहां पे देखा कि वो मतलब हम बिल्कुल सोफो पे एकदम रॉयल अंदाज के साथ बैठे हुए हैं, और वो वेटर वहीं पे खाना ला रहा है, स्टार्टर ला रहा है। तो वो पूरी लग्जरी हमने एंजॉय करी, बहुत सारी फोटो हमने ली, और वो ठंडी ठंडी रेत का मजा लिया। सो बहुत बहुत एंजॉय किया फर्स्ट डे हमने। और जिस बस को हमने बुक किया था, जिस टैक्सी बस को हमने बुक किया था, वो उसमें हम 7 ही लोग थे, तो हम एकदम सोते सोते गए, सोते सोते आए। तो वो एक्चुअली हम लोग एयरपोर्ट से इतना ज्यादा थक चुके थे कि हमको लग रहा था कि अब सोने को मिल जाए। तो वो बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत हमने मस्ती करी। और बस आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि इसी तरह की बहुत सारी डेस्टिनेशंस आपका वेट कर रही हैं, है ना। और हम सब जानते हैं कि सब लोग मिलके एथेंस की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग हमारे साथ होंगे एथेंस में, है ना। और बहुत बहुत इंजॉयमेंट हमने किया, बस एक चीज की कमी थी, और वो सब आप लोग अगर वहां पे होते तो बहुत बहुत इंजॉय, वो जो जो भी हमने किया वो सब दुगना तिगना हो सकता था। सो एथेंस की जम के तैयारी कीजिए, और ये सारी लग्जरी, ये बीचेस, ये होटल, सब कुछ आपका वेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्या। एक चित्र सा आपने बना दिया, बाकी कुछ चित्र हम और दोबारा से दिखाते हैं, जिससे जो विजुअलाइजेशन है उसका काम और तगड़ा हो जाए। तो इस ट्रैक की अभी दिव्या जी ने जो बात की थी, होटल के साथ ही फॉर्मूला 1 का ट्रैक लगा हुआ था, तो ये होटल के अंदर ही खड़े हैं जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स के साथ मिलने का मौका मिलता है, सबसे अच्छी बात है एएलएस पे। अभी बैले डांस की बात की थी, यही है वो डांस। तोहफे वगैरह की बात की थी, फायर से रिलेटेड जो कुछ एक्ट्स थे उनकी बात अभी की थी दिव्या जी ने। ये वो बस है जिसके अंदर हम सब लोग लेट लेट के गए थे, क्योंकि एकदम हम ही लोग थे और कोई था ही नहीं इस पूरी बस के अंदर, हमारे लिए बुक थी। ये होटल रिट्स कार्टन जिसमें डायमंड्स रुके थे, और ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिले थे हम लोगों को, सभी लोगों को। ये हमारे होटल की बालकनी से फोटो लिया हुआ है, जो एक पार्ट जो है डब्लू होटल का वो पानी के अंदर था, दूसरा जो आपको रेसिंग ट्रैक दिख रहा था। तो ये भी एक अद्भुत सा नजारा था कि एक तरफ बोट्स हैं और एक तरफ रेसिंग ट्रैक है फॉर्मूला 1 का। ये हमारा मॉर्निंग का टाइम जब हम नाश्ता कर रहे थे, पीछे रेसिंग ट्रैक अभी भी दिख रहा है इसके अंदर, बिल्कुल लगा हुआ ही था। मैं कुछ फोटोग्राफ्स फटाफट से दिखाता हूँ,
फिर मैं कुछ और लोगों से भी जानना चाहूंगा जो हमारे साथ ट्रिप पे थे, वो थोड़ा सा कुछ शेयर करेंगे, क्या उन्होंने मस्ती की, क्या परचेजिंग की, क्या शॉपिंग की, और किस तरीके से पूरा का पूरा ट्रिप एंजॉय किया। शॉपिंग का भी काफी यहाँ पे लुत्फ उठाया सभी लोगों ने। पांच बिल्डिंग्स हैं जो वहां पे बड़ी फेमस हैं, एक साथ पांच बिल्डिंग, और इनका रेलेवेंस भी है, किस तरीके से मूव करते हैं तो एक एक करके ये बिल्डिंग्स दिखना बंद हो जाती हैं। वो यहाँ पे मैं शो तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको हमेशा ये फाइव बिल्डिंग्स का एक तरीके से जो अबू धाबी की जब भी बात होगी तो ये आपको जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। मैं ये होटल के बारे में और कुछ उस जगह के बारे में बताने के लिए विवेक भैया को एक बार कहूंगा कि अगर वो थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, देन आई विल शो मोर फोटोग्राफ्स, अगर भैया है तो। हाँ है। नहीं, मैं तो क्या है कि थोड़ी मेरी बात आधी रह गई थी, है ना, वो भी मंदिर आप जी का शुरू फोन कर आ गया सकते हैं। था। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप ये वाला खत्म कर लो, उसके बाद एंड अप मैं जो है ना उस बात से कंसेप्ट से कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं फिर फोटोग्राफ्स कंटिन्यू करता अभी हूँ। विक्रम या गौरीशंकर जी या कोई और है तो देखो। जी 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 जी, बिल्कुल विश्वास। बिल्कुल, मैं भी विश्वास को, गौरी शंकर जी को, और सबको मैं एक एक करके इनवाइट करूंगा। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ, एक एक ये फोटोग्राफ देख के भी एक मुझे बड़ा अच्छा फील आता है कि हम फैमिली में, जैसे हम लोग पहले शुरू हुए विवेक भैया के साथ जाना, जब हम बाली में फर्स्ट टाइम गए थे, और उसके बाद जब विश्वास, अभिलाषा और तिलक जी सब साथ जाते हैं तो वो अलग सा एक जो एक फील आता है कि हम एक फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, वो अपने आप में मुझे बहुत बहुत ज्यादा एक प्लेजर देता है, और आप सबको भी मुझे लगता है कि आपको विजुलाइज करने में हेल्प करता होगा। आई मीन अमेजिंग अमेजिंग टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया होटल होटल के अंदर। और ये वाला होटल जो था हमारा, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया इसका, क्या नाम था हमारे होटल का भैया, ये अमीरात पैलेस। हमारा पैलेस। इस होटल के अंदर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, आपको हर जगह गोल्ड प्लेटिंग सब जगह दिखाई दिखाई देगी। और इसको बुक करने के लिए भी अगर आप एटलीस्ट कुछ एक कॉफी तो बुक करोगे, वो भी 5-6 हजार रुपए की होती है। तो इसमें हमारा डिनर बुक था, और यहाँ पे सेलिब्रिटीज को भी बुलाया गया था एंटरटेन करने के लिए। पंकज सर भी थे वहां पे, और सारे डायमंड्स थे वहां पे। हम लोग को मिलने का मौका मिला सभी लोगों से वहां पे। दिस वाज अगेन ए प्लेजर। ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए अरमान अली थे वहां पे, और बहुत सारे डायमंड्स, डॉक्टर प्रिया, और फोटोग्राफ्स हमने काफी सारे निकाले। मैं इन सब के बारे में कुछ और बात करूंगा अभी आपसे। मैं उससे पहले इनवाइट करूंगा विश्वास को, वो थोड़ा सा और बताएंगे जो हम लोगों ने वहां मस्ती की उसके बारे में। विश्वास हैं आप यहाँ पे? विश्वास या अभिलाषा? ओह सॉरी, आई थिंक। Thank you so much, Sakib sir. So I think कितना भी हम बता दें तो वही वाली बात है, रसगुल्ला जब तक मुंह में नहीं जाएगा मजा नहीं आएगा। और हम यहाँ पे आपको बस जला सकते हैं रसगुल्ले का स्वाद बता बता के। और जल्दी से जल्दी तैयारी करें एथेंस के लिए, जैसे दिव्या मैम ने भी बात करी। अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप्स होते हैं। बहुत बहुत अल्टीमेट वहाँ पे सारा का जो लग्जरी ट्रीटमेंट की हम बात करें या एंजॉयमेंट की बात करें, टोटली वर्ल्ड क्लास। जैसे प्रोडक्ट्स के लिए एमवे मशहूर है, वैसे ही इन ट्रिप्स के ऊपर भी वो बिल्कुल आपको एक रॉयल ट्रीटमेंट देते हैं। मैं तो एक छोटा सा कंपैरिजन आपको बताऊंगा, मतलब अपना देश अपना ही होता है और सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग यूएस भी रहे हैं, कुछ और कंट्रीज भी गए हैं, लेकिन जब अभी अबू धाबी जब जाके आए हैं और उसके बाद अब जब गुड़गांव में आते हैं तो मतलब गुड़गांव ऐसा लगता है कि गांव ही है सही में।
अदरवाइज गुड़गांव मशहूर है अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए। वहाँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे आप चले जाओ तो बड़ा अच्छा फील आता था जब तक हम अबू धाबी नहीं गए। अब लेकिन जब हम गुड़गांव की सड़कों पे जाते हैं तो हमें लगता है यार ये क्या है, ये मतलब व्हाट इज दिस, है ना। स्काई स्क्रैपर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बट मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पे जो है उसकी मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर जब तक हम वहां नहीं गए थे हमें यही बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हम वहां जाके आए तो हमें समझ में आया कि और बहुत 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 बड़ी दुनिया है और बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर, है ना। एक सोच, आपका सोचने का तरीका, नजरिया, आपका होराइजन बहुत ब्रॉड होता है जब आप बाहर जाते हैं, ऐसी कंट्रीज के अंदर घूम के आते हैं, और आपके अंदर एक और जोश और जुनून आता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना, अभी हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि आज हम जो ये एमवे बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना जो भी इस बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से हमारी देश की तरक्की के अंदर, जीडीपी के अंदर डायरेक्ट हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नो डाउट हम अपने देश को, अपने इंडिया को भी इन कंट्रीज के से भी आगे ले जाने के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं अपने इस वेंचर के थ्रू। क्योंकि जब भी कोई एक आदमी ड्रीम लेता है, सपना लेता है, बड़ा विजन लेता है, तो बहुत सारी जिंदगियां चेंज होती है। सो हमें तो वहां जाके यही विजन मिला कि अबंडेंस है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है, कोई जो भी लिमिटेशन है सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में है ना, और कहीं कुछ नहीं है। जितना ज्यादा हम बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा हम हासिल कर सकते हैं। और अबू धाबी एक बिल्कुल उसका मिसाल है, किस तरीके से उन्होंने रेगिस्तान को एक दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में वो बदल चुके हैं। और 2030 के अंदर उनका विजन है कि दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट आएंगे तो वो अबू धाबी में आएंगे, है ना। कहाँ पे, एक रेगिस्तान, बंजर जमीन, और वहां पे हम बात कर रहे हैं कि सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। और अभी भी बहुत शानदार वहां पे हमें देखने को चीजें मिली, और आगे जो भी स्पीकर्स होंगे वो बात करेंगे। अभिलाषा भी मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा कुछ और शेयर करना चाहें, सो ओवर टू यू अभिलाषा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंतालिया से हम लोग बाहर ही नहीं आए थे जितने में अबू धाबी का ट्रिप वापस आ गया विद इन 3 months। तो बहुत एंजॉय किया। और अगर आपके साथ आपके मेंटोर्स है, एक पॉजिटिव ऑरा है और एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी है, राइट। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरीके का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, बट इस तरीके का लग्जरी ट्रिप और कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, सब चीजें आपके लिए रेडी है। तो अमेजिंग है। एथेंस जो है वेट कर रहा है, और टाइम जैसे कि विवेक सर ने कहा था 5.5 महीने बचे हैं एथेंस जाने के लिए। तो तैयारी जोरों शोरों से हम लोग तो कर रहे हैं। तो सी यू इन एथेंस। थैंक यू थैंक यू। कुछ अभी बात कर रहे थे जो रास्ते की और उसकी, तो मुझे एक मैंने सोचा, वैसे तो फोटोग्राफ्स ही पहले दिखा रहा था, लेकिन वो वीडियो है तो मैं वीडियो भी शेयर कर देता हूँ और उसके बाद हम फोटोग्राफ्स पे आगे बढ़ेंगे। सो लेट मी शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ यू। ये हम जब जा रहे थे अपने डेजर्ट सफारी के लिए, उस समय का ये वीडियो है। हम लोग जा रहे हैं सफारी के लिए। रास्ता ऐसा लग रहा है बिल्कुल मस्त वाला रेगिस्तान, और यहाँ पे बड़े सारे डायमंड्स हैं हमारे बीच में, उनसे अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मुझे दिख रही हैं पीयूष जी कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटिंग, मजेदार, एकदम ऑसम। बिल्कुल, वी आर वेरी वेरी क्लोज टू दुबई, 20 किलोमीटर दूर रह गए। ग्रेट, हैव ए नाइस जर्नी। हाँ जी विक्रम जी। वाह, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग पहुंचने वाले हैं सफारी के अंदर, और कहना ही क्या, वहाँ पर रेत के दौरे होंगे, सफारी होगी, कैमल राइड होगी, फलाना राइड होगी, टीम का राइड होगी, बहुत मजा आ जाएगा। जानकारियाँ देते जाएंगे हम लोग। भाभी जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कैमल दिख रहे हैं भाई साहब। आज तक के ट्रिप सबसे बेस्ट यही होगा। रेत में गाड़ी चलेगी,
और हम धुआं उड़ा डालेंगे। वाह, कैमल राइड होगी, उसके बाद वो कौन सा है, डांस होगा, डांस होगा, डांस होगा, बेली डांस होगा, बहुत है। और बिल्कुल वाह वाह, दुबई आने वाला है, क्या बात है, 2 शहर देख लिए। बोलो ना, एक्साइटेड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या शानदार, मेरा पहला ही ट्रिप है तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। वाह 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 वाह। सो ये वहां का सफारी का सफर पूरा करके लेट मी क्विकली मूव टू अनदर डेस्टिनेशन विच इज फरारी वर्ल्ड। वाओ, कुछ इसके फोटोग्राफ्स हम पहले शेयर कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। मैं उसके लिए गौरी शंकर जी को बुलाऊंगा, वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे फरारी वर्ल्ड का। फरारी का नाम आते ही एकदम से थ्रिल जो क्रिएट होता है, वहां पे फरारी का बड़ा रोल था। हमारे होटल से जस्ट लगा हुआ ही था फरारी वर्ल्ड, और डिफरेंट डिफरेंट एजेस की, मतलब 1951 से अभी तक के बहुत सारे मॉडल्स, 3D मूवीज और बहुत सारी रोलर कोस्टर राइड्स, और जो देख रहे हैं F1 वाली हैं, चाहे वो डिफरेंट फरारी हैं, बहुत सारे। और एक ये फोटोग्राफ देख के आपको बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ है, वेलकम एमवे टू फरारी वर्ल्ड अबू धाबी। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट कि जब आप ऐसे ट्रिप पे खुद से जाएंगे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं दिखेगा। आप एक आम भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जब एमवे के साथ जाते हैं तो एमवे आपके लिए पूरा जो वो एरिया है वो बुक कर देता है। सो कहीं पे कोई टिकट नहीं चाहिए हमें, केवल और केवल हमारे जो बैजेस अगर लगा रखे हैं एमवे के तो ठीक है, और दैट इज योर टिकट, राइट। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं वहां पे फरारी के। हम लोगों ने बड़े सारे शोज देखे वहां पे, और एक वहां पे आई थिंक आपको एक शो और दिखेगा। ओके, इन सबको आप पहचानते हैं, ये मनोज सर हैं, चीमा सर हैं। ये जो फॉर्मूला रोसा था, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है, जिसके अंदर टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। और थैंक्स टू अभिलाषा, मैं तो इसमें बैठने वाला बिल्कुल नहीं था, इनफैक्ट पीयूष भी मना कर रही थी, लेकिन मैंने देखा कि भाभी जी तैयार हैं, सब तैयार हैं, तिलक सर तैयार हैं। हम लोग एक ग्रुप में सारे लोग थे, क्योंकि हम एक होटल वाले कनेक्ट होते थे, वहां जाके मिल गए थे बाय चांस। तो हम लोगों ने इसको फरारी को वर्ल्ड में वो रोलर कोस्टर राइड की थी। अमेजिंग अमेजिंग नजारा था। और वहीं फरारी वर्ल्ड में हमारा लंच भी प्लान था, तो सभी लोगों ने वहां पे लंच किया, बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए, और उसके बाद हमने क्या किया वो आगे जानेंगे। उससे पहले मैं इनवाइट करूंगा गौरी शंकर जी को। सर, अगर आप थोड़ा सा फरारी वर्ल्ड के अंदर हमने क्या मजे किए इसको थोड़ा सा बताएं, तो एक ड्रीम बिल्ड जरूर होगा सभी लोगों का। पीयूष जी, आवाज आ रही? सर, आ रही है आवाज। ओके, तो पहले रितिका मैम, क्योंकि बिना कपल के तो ट्रिप का मजा नहीं है। थैंक यू। जो सिंगल जाते हैं उनको पूछिए, और जो कपल में जाते हैं उनके मजे हैं। तो सबसे पहले मेरी बात। थैंक यू। मैं अपनी बात करना चाहूंगी। जैसे अभी विश्वास जी बात कर रहे थे, यही हमारे साथ हुआ। जैसे ही हम जब अबू धाबी से आए तो हम फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे, लेकिन जैसे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में गए, कहते हैं ना बेटी का नाम लेकिन निष्ठा ने ऐसी टिकट करा ली, इसमें तो स्मेल आ रही है। हमें फर्स्ट क्लास का जो डिब्बा है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। कारण क्या था हमारा भी, कि हम अबू धाबी से आए थे। ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छा लगने लग गया। तो मैं बताना चाहूंगी, जैसे 6 मार्च की जैसे बात है, सबसे पहले हमारा PCR टेस्ट हुआ, फिर ब्रेकफास्ट की तो जब बात करते हैं तो बता ही नहीं सकते कि वहां समझ में नहीं आता था क्या खाएं और क्या छोड़े, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो हमारे पास थोड़ी सी चॉइस कम होती है। तो परांठा और बड़ा पाव जैसे थोड़ी बहुत चीजें खा ली, जूस, ये हर तरह का जूस पीते हैं। इतना जूस था वहां कि पूछो ही मत। फिर उसके बाद फरारी वर्ल्ड का था, और मैं शाम को गाला डिनर की बात करूंगी। जब हम गाला डिनर पे गए
जैसे ही गेट से एंट्रेंस हुई तो जैसे शादी में जो बैरे हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके खड़े होते हैं, ऐसे ही एमवे ने हमारे लिए वेलकम किया। हमारे लिए वो लोग खड़े थे, कहते आप ले सकते हो। और हम शाही मेहमान नहीं होते, बाराती नहीं होते, हम वैसे थे वहां पर। हमने लिया और आपने आगे गया। हमने प्रोग्राम में बहुत एंजॉय किया, सारी हमारी टीम साथ थी, हमारे अपलाइन डायमंड साथ थे। और वहां पर नेहा कक्कड़ का प्रोग्राम था संगीत का, खूब हमने जैसा भी आता था हमने डांस किया। हमारे डांस के जो हीरो हैं विक्रम जी और दिव्या जी, इनके साथ साथ हम भी थोड़ा बहुत लग जाते थे, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। आगे की बात मेरे ग्रेट हस्बैंड शंकर जी करेंगे, क्योंकि फरारी वर्ल्ड में मैं गई थी, मैंने कोई झूले नहीं लिए, उसका एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकती। आंखों की खुराक आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं और दिमाग तैयार कर रहे हैं एथेंस के लिए, लेकिन उसके बीच में से मुंह में अभी वो जैसे रसगुल्ले की बात कर रहे थे कि आप ताज्जुब करेंगे, अबू धाबी जैसा के अंदर आपको जलेबी मिले, आपको मोतीचूर के लड्डू मिले, आपको खीर मिले, है ना, हर वो चीज मिठाई जो अपन खाते हैं, बर्फी मिले, बर्फी, है ना, तो वो सारी चीजें। फिर उसके बाद जैन फूड भी है, वेज भी है, नॉन वेज भी है, बड़े सलीके से रखा हुआ है कि आपके दिमाग की टेंशन खत्म। नॉन वेज है तो कोई बात नहीं, आपके पास चॉइस ज्यादा हो सकती है, लेकिन वेजिटेरियन और जैन फूड दोनों के लिए दोनों सेम है। तो वो सारी खाने की बात है। लेकिन जो मुझे जो थर्ड दिन की बात कही है, अभी साकेत सर ने बताया है उसकी फरारी वर्ल्ड की, तो हमने फरारी वर्ल्ड का नाम नहीं सुना, अबू धाबी का पर्यायवाची फरारी वर्ल्ड है। श्रेष्ठ ने बताया कि वो फरारी वर्ल्ड है, वहां गाड़ी तेज होती है और झूले होते हैं, तो हम तो छोटे बच्चों की तरह झूले झाले और वो देख रहे थे इस तरीके से। लेकिन खास बात है कि जहां हम रुके थे डब्ल्यू होटल में, वहां से फरारी वर्ल्ड मात्र 200 मीटर था। कोई और कंपनी कहती लाइन बना लेती जैसे हम बच्चों की बनाते, और कहती पैदल पैदल चलो, आपको रास्ते में दिखाते जाएंगे। उसके लिए लग्जरी कोचेज हमारा इंतजार कर रहे थे, एसी कोच। वहां ऐसा नहीं है कि कोई खड़े हैं, जितनी सीटें हैं उतने ही लोगों को बिठाएंगे, और उस 200 मीटर की जर्नी को उन्होंने लग्जरी कोच के अंदर लेके गए। वहां जब जाके गए तो मुझे तो फ्री सब अच्छा लगता है, तो वो टिकट ही नहीं है ना, वो कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जो वहां थी कि हालांकि कोविड जा चुका है, हर जगह के ऊपर टोका टोकी थी कि भैया मास्क प्लीज, वियर द मास्क, वियर द मास्क, वियर द मास्क। तो हमें मास्क जो है करना था। लेकिन वहां जब फरारी वर्ल्ड के अंदर गए, साकेत सर को पता है, तो हम तो डर रहे थे यार, मास्क भूल गए, मैं तो भूल गया था सही में ही। तो मैंने कहा होगा क्या यार, ये तो देखने नहीं देंगे। वहां एमवे ने मास्क की बारिश कर रखी थी, जितने मर्जी लो, 1 लो, 2 लो, 4 लो, 5 लो, और अपनी आदत होती है कि एक के साथ एक जेब में भी डाल लो, तो क्या पता कब कौन सा घूम जाए। तो मास्क का मजा। फिर उसके बाद बात आती है जो रॉयल कोस्टर, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, मुझे पता है वो तेज गाड़ी चलती है। वहां जाने से पहले विक्रम ने कहा सर आप ले लो, मैं नहीं लूंगा। दिव्या रेडी, मैंने कहा विक्रम अपलाइन का देश है, तुझे लेना है। तो विक्रम को तैयार किया। मैडम जो है अभी भी तरस रहे हैं उसको लिए, वो लेनी, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मुझे तो डर लगता है। मैंने कहा जहां एमवे के 1500 लोग उसका मजा ले रहे हैं, तो डर तो सबके सामने, डर के आगे जीत है, मुझे जाना है। रियल के अंदर मैं बता रहा हूं कि आपको अगर दुनिया पूरी घूमने का मौका ना मिले, सिर्फ एक बार फरारी वर्ल्ड के अंदर करो। वो बैठाते हैं इतनी सावधानी से, सारी इंस्ट्रक्शन देते हैं। वहां जब बैठाए तो मैंने कहा ये गाड़ी चल रही है क्या, बिल्कुल चींटी जैसी। और उन्होंने कहा भी कस के पकड़ना है, हमने उसको कस के पकड़ लिया, हमारे आगे बेल्ट लगा लिया। तो वो शुरू के अंदर ना 2-4 सेकंड तो बड़ी स्लो सी चलती है। तो मैंने कहा ये कौन सा रॉयल कोस्टर है। बाय गॉड उसके बाद जो गाड़ी चलती है 250 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर, लगता है जो भगवान का नास्तिक भी है ना, वो भी भगवान को उसमें याद करता है। इतनी तेज यूं लेके जाती है, फिर खट देने मारती है। मैंने कहा अगर ये जो बेल्ट है ये ग्रिप टूट जाए तो गए काम से, पता ही नहीं, यूं लग रहा है नीचे आ गए। और 40 सेकंड की उस जर्नी को रियल के अंदर जिया है, जिया कैसे, मजा क्या होता है। मजा जो है ना लाइफ के अंदर, मजा सब नहीं कर सकते, वो जो मजा था ना उस मजे की कोई पे नहीं है। फिर सारे के सारे कर रहे हैं, फिर वो फोटो तो बन ही नहीं सकती, वीडियो तो बन ही नहीं सकती। हमने बहुत सारी सेटिंग करी कि हमारी वीडियो बन जाए। वो हवा के अंदर लाल रंग दिख रहा है बस उस गाड़ी का, और तो कुछ दिख नहीं रहा। फिर वहां था, फिर एक नहीं था, फिर वो दूसरा जो था वो हमें पता ही नहीं क्या है। तो मैडम ने कहा मैं तो ये भी नहीं लूंगी, ये भी मुश्किल सा लग रहा है।
तो हम वहां टिकटें टुकड़े लेकर के चले गए, सुमित सर से भी वहां मिले, उन्होंने कहा एंजॉय करो, तो टिकट टुकट लेकर के चले गए। तो आपको जो मैं बताऊंगा वर्चुअल और ये सब चीजें हमें पता नहीं, वहां कुर्सी पे बैठा दिया और मुझे लगा ये पिक्चर दिखाएंगे, तो यार पिक्चर देखने के लिए हमारा टाइम खराब होगा। तो उन्होंने कहा जी आप अपनी बेल्ट कस लो और ये कस लो। मैंने कहा यार पिक्चर थिएटर के अंदर कुर्सी है, कुर्सी कोई उड़ के तो नहीं जाएगी। लेकिन जो मजा था वो मजा आप फील करेंगे। हमारी बेल्ट जो ही बांध दी गई और सामने वो जो क्या होता है, पर्दा होता है सिनेमे वाला, वो पर्दे के ऊपर जो फरारी गाड़ी चल रही थी और आपकी सीटें दाएं बाएं ऐसे मुड़ रही थी कि फरारी गाड़ी चल रही है। मैंने कहा यार लुढ़क जाएंगे। ये इतनी वो क्या चीज थी मुझे नहीं समझ आया, मुझे उसकी साइंस नहीं पता, लेकिन अपन सब थे, दिव्या जी थे, विक्रम थे, तो गाड़ी सीट ऐसे हो रही है, सीट ऐसे, जैसे जैसे फरारी मुड़ती है उसी तरीके से सीटें मुड़ रही हैं, उछल रही हैं, कर रही हैं। तो वो एक अलग दुनिया थी और उस दुनिया का जो मजा लेने का मौका है। तीसरा एक और था, फिर जो खास बात थी, जिस फरारी वर्ल्ड के अंदर जाने में हजारों रुपए की टिकट हो, उस फरारी वर्ल्ड के अंदर आपको लंच दिया जाए और लंच भी ऐसा दिया जाए कि शायद अगर अपन उसके पे करने हो तो मेरे ख्याल से 10-20 हजार रुपए तो पर पर्सन बहुत कम है। वो इतना शानदार लंच दिया, उस जगह के ऊपर दिया और सारा दिन घूमते घूमते हर जगह वहां गाना चल रहा है, डीजे चल रही है, मस्ती चल रही है, हर पॉइंट में मस्ती चल रही है, तो बहुत कुछ है वो सारी थी। लेकिन इस बार जो मुझे शिकायत एमवे से है, वो एमवे से शिकायत ये है कि जो सुबह 7 बजे शुरू करते थे ब्रेकफास्ट के लिए, रात के 11:30 बजे थक जाते थे। जो विवेक सर जो सीवीटास के अंदर 10,000 की कदम की बात करते, हमारे जैसे जो बंदा है वो करते हैं 15-15, 20-20 हजार कदम चल लिए थे। तब लगता है यार एमवे इतना कैसा कर रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं। और टीम के साथ होने का जो मजा है ना, कई लोगों को लगता है यार पैसे हम तो चले जाएंगे, ये खड़ी दुबई। टीम के साथ होने का मौका है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जो है वो रेत वाला कौन सा बोला था अभी, सफारी के अंदर जाना है। साकेत सर, विक्रम और सारे विश्वास सर, ये सब चीजें अपने आप गाड़ी बुक कर रहे हैं। हमें वहां हमारे पास पैसे ही नहीं थे, हमारे करें क्या, तो वो सारे पैसों का प्रबंध भी हो रहा है, गाड़ियां बुक हो रही हैं, मॉल के अंदर जा रहे हैं। वो जो फन मस्ती, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे का प्यार जो मिलता है रियल के अंदर, उसकी कोई कीमत नहीं। अकेले मैं कह रहा हूँ कि 5 स्टार क्या 10 स्टार होटल में भी रुक लो, यहाँ वो 7 स्टार होटल के अंदर रुकने का जो आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बस एथेंस जो उन्होंने बताया था एकता कपूर जी ने, उसने कहा कि आज तक जितने भी आपने ट्रिप ले लिए, जितनी भी मस्ती आपने ली, आपको अबू धाबी कैसा लग रहा है, सबने कहा बहुत बढ़िया, कि बाकू उससे भी ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन अबू धाबी का जो मजा है वो एथेंस के अंदर 10 गुना ज्यादा देंगे, 10 गुना ज्यादा लग्जरीज देंगे, 10 गुना ज्यादा आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। बस 10 गुना नहीं, हमें तो जितना काम कर रहे हैं 10 गुना काम करने की जरूरत नहीं। जो चीजें बताई गई है उसी काम को सीरियसली करना है। ये नहीं कि आज छोड़ दिया कल कर लिया, नहीं, सीरियसली करना है। ये बचे हुए जो 12, 5, 17 महीने के अंदर है, सारे के सारे लोग जब वहां जाकर के एथेंस के अंदर जाएंगे, और साकेत सर को धन्यवाद कि ये सारी इतनी सारी मेहनत करके फोटो भी दिखा रहे हैं और भी दिखा रहे हैं। मेरे से तो वो गूगल फोटो के ऊपर फोटो नहीं देखी जाती, आधे घंटे में थक जाते हैं, तो करो यार छोड़ो, जो कुछ नहीं हुआ। तो साकेत सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और एथेंस के अंदर चैट बॉक्स के ऊपर या जो हाथ वो कौन सा होता है, हैंड रेज होता है, वहां बता दे, सीरियसली प्रॉमिस करें, आपके सबके अप्लायंस है, कितने लोग इस बात के लिए तैयार है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे तो एथेंस के अंदर होना ही होना है। और एथेंस से आने के बाद जो वीडियो शेयर होगी, जो पिक्चर शेयर होगी, उसके अंदर मुझे स्टोरी बोलनी है। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी के पल है। तो थैंक यू साकेत सर। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से इतना ज्यादा सर ने विजन क्लियर किया है कि एथेंस तो मुझे नहीं लगता कि एक भी पर्सन जो आज हमारा ये सेशन देख रहा है वो किसी भी हालत में छोड़ने वाला है। और मैं बहुत तेजी से अब बाकी के फोटोग्राफ्स आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समय भी हमारा हो चला है। तो मैं इसको थोड़ा सा फटाफट से हम लोगों के फोटोग्राफ्स को आगे बढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम कुछ जो ग्लिम्स लेंगे और कुछ लीडरशिप से और जानेंगे।
मैं आपको फटाफट करता चलता हूँ क्लियर। ये यास मॉल के बाहर इस तरह से साइकिल्स अवेलेबल हुआ करती थी, और देखिए क्या शानदार सीन है। हम लोगों ने चुपके से ये सीन ले लिया, उनको पता नहीं था, वो तो आराम से बस का वेट कर रहे थे हम शटल का। बहुत ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। जैसा कि ये गाला डिनर वाला टाइम है, इस आतिशबाजी के लिए मतलब मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा इस आतिशबाजी को। और हमें बताया गया कि आबू धाबी की एयर सर्विसेज को 5 मिनट के लिए रोक दिया गया, क्योंकि ये आतिशबाजी इतनी जबरदस्त तरीके से की थी कि वो उसके अंदर विघ्न डाल सकती थी, तो उसको भी रोक दिया था। पावर तो आप जितनी ज्यादा समझे उससे ज्यादा हमें वो पावर जो है एमवे की दिखाई देती है हर जगह पे। बाकू की हम बात करते हैं, स्पेशली मैंने ये रखा है, लेकिन एथेंस की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि नया भी बंदा जा सके। आपको हल्का हल्का ग्रे के अंदर एमवे लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये एक लाइन के थ्रू, ये यास जो हमारा डब्लू होटल है वो बिल्कुल बगल में था, तो वहां पे ये एमवे 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 लिखा हुआ पूरे होटल पे चल रहा था। और ये उस समय रात का सीन जो पानी का था वो इस तरीके का दिखता था होटल के बाहर का, और हम वहां पे बैठे थे। तो ये वहां पे हमने कुछ फोटोग्राफ्स निकाले थे जब हम गाला डिनर का आनंद ले रहे थे। टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल था, और उस स्विमिंग का आनंद आई थिंक सभी लोगों ने लिया था। भाभी जी भी थे, विमला भाभी जी भी थे, विश्वास था। विश्वास तो यही कह रहा था कि सेशन ले रहे हैं, फर्स्ट सेशन हमारा हो चुका है जिसके अंदर कुछ स्टेप्स मैंने स्विमिंग के सिखाए हैं। बात यही हो रही थी कि हर एएलएस में करके हम लोग स्विमिंग सीख लेंगे। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मैं कहूँगा एक्सपीरियंस। और सारे लीडर्स आपको दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल। मतलब टॉप फ्लोर पे स्विमिंग करने का मजा ही अलग है, मैं ये कहूंगा, है ना। बहुत अच्छे वहां पे बेड्स और बार टाइप का कुछ बना हुआ था स्विमिंग पूल के पास। ये हमारे बालकनी का नजारा है, बालकनी इस तरीके से दिखती थी। हम उसके बाद आइलैंड पे गए थे, यास आइलैंड पे बीच के ऊपर। वहां पे हम लोगों ने एक्सेस एनर्जी ड्रिंक्स जो कि विक्रम ने स्पॉन्सर की थी लेके गए थे इंडिया से, सबने एंजॉय किया वहां पे बहुत ज्यादा। और वहां से हमने एक लाइव सेशन भी किया था, बहुत मजा आया था। एकदम बीच ऐसा था जहाँ पे लहरें भी नहीं थी और क्लीन था, और बहुत दूर दूर तक एकदम बीच मजेदार सा दिख रहा था हम सबको। और उसके बाद हम गए थे, ये वाला सीन है जब हमें व्यू साइट सीइंग के लिए लास्ट डे पे लेकर गए थे। बहुत पूरा शहर हमें घुमाया था, अलग अलग तरह की बिल्डिंग से मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए हैं। टायर शेप की इस तरीके की बिल्डिंग है जो नीचे बेस पे एक पॉइंट पे टिकी है, और ये पूरी बिल्डिंग है इस तरीके की। कोई पाइनएप्पल जैसी बिल्डिंग है, कोई अलग टाइप की बिल्डिंग है। मैंने बहुत सारी बिल्डिंग मतलब ऐसे फोल्डेड बिल्डिंग टाइप है, अलग अलग तरीके की चीजें थी वहां पे। बड़ा मजा आ रहा था ये सब चीजें देख के हमें। तो मैं फटाफट से ये सारी चीजें, ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है जहाँ पे इतने टॉप पे एक ब्रिज बना हुआ है दो बिल्डिंग को जोड़ने का। फिर हम मॉस्क में गए थे, ये वहां का बड़ा फेमस मॉस्क है। अगर जैसे फरारी वर्ल्ड की बात कर रहे थे उसी तरीके से इस मॉस्क की भी बात आती है जब भी हम बात करते हैं, इसकी पूरी स्टोरी। और इस बार एक चीज और अच्छी थी कि वहां पे गाइड हर समय हमारे साथ था, तो उसने इतनी चीजें बताई। ये उस मॉस्क के अंदर बहुत बड़ा कालीन है, सिंगल पीस कालीन, मुझे इसका डायमेंशन याद नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा कालीन है जो वहां पे बिछा हुआ है। कवर करना वहां जरूरी होता है, तो वहां के नॉर्म्स हैं, तो वो कवर करके जाना होता है अगर आप ऑलरेडी कवर्ड नहीं है तो। ये हमारी गाइड थी और हमने फोटो ये लास्ट में खींचा था। ये एयरपोर्ट में जब हम रिटर्न हो रहे थे उस समय का फोटो है, मस्ती करते हुए। और ये हमारी लास्ट की फ्लाइट थी। मैं आपको कुछ 2-3 वीडियोस हैं वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तिलक जी अगर हैं हमारे बीच तो उनसे भी एक मैसेज ले लेते हैं क्विकली। फिर मैं तब तक वीडियोस जो हैं वो कुछ वो आपके लिए रेडी करता हूँ। छोटे छोटे वीडियोस हैं, बट आई एम श्योर कि यू विल डेफिनेटली लाइक दोज वीडियोस। एक सेकंड में देख लेता हूँ तिलक सर अगर दिख रहे हैं। तिलक सर अवेलेबल है? हाँ जी। सभी को नमस्कार। मेरे को लग रहा है साकेत जी ने यहाँ बैठे बैठे आपको अबू धाबी घुमा दिया, तो कम से कम आधा किराया तो अबू धाबी का बनता ही साकेत जी का। सो थैंक यू। अकाउंट नंबर। तो थैंक यू वेरी मच साकेत जी और बाकी लीडर्स भी, विश्वास और गौरी शंकर जी ने, दिव्या जी ने हमारे को इस शो का आंखों देखा हाल जो सुनाया। वैसे आंखों देखा हाल सुनाने वाली बात नहीं, मुझे लगता है
जो विजनरी लोग हैं उन्होंने तो जरूर उसको देखा होगा अपनी आंखों से, मन की आंखों से। सो थैंक यू ऑल द लीडर्स वेरी मच। एंड लग्जरी की बात मैं आपसे कुछ खास नहीं करूंगा, ना कोई ऐशो आराम की बात करूंगा, क्योंकि जब आप एक बार 12,000 करोड़ के होटल के अंदर रुक के आ जाते हैं, 1 लाख रुपए रोज के कमरे के अंदर ठहर के आ जाते हैं, तो उसके बाद आपके लिए बाकी सारी लग्जरीज जो है ना वो बेमानी से हो जाती है। बट मैं आपसे एक विजन की बात जरूर करूंगा कि जो इस कंपनी के साथ हम अटैच्ड है ना, उस कंपनी का विजन देखिए। जो बात हुई कि हर ALS कंपनी की तरफ से ये कमिटमेंट है कि हमारा कंपटीशन किसी से नहीं, हमारा खुद से ही है। हर अगला ALS, हर अगला फॉरेन टूर आपको पिछले टूर से बेटर मिलेगा। एंड आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये टूर ऐसा है तो इससे अगला और इससे अगला कैसे होगा। जब हम अंटालिया होके आए थे तो बहुत सारे पुराने लीडर्स जिन्होंने 20-20, 25-25 ट्रिप किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि अंटालिया इज द बेस्ट वन। यानी कि पिछले 20-25 ट्रिप के तुलना में भी जिनको अंटालिया बेस्ट लगा और अंटालिया के बाद अबू धाबी बेस्ट लग रहा है, बाकू और एथेंस की बातें हो रही, तो विजन हम एक ले सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितनी विशाल हृदय कंपनी के साथ में, कितनी विजनरी कंपनी के साथ में हम जुड़े हुए हैं। एंड जो आप लोगों को, कुछ लोगों को जरूर याद होगा कि एक बार नरेंद्र मोदी जी को किसी फॉरेन समिट में जाना था और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, है ना। उनको पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करने की परमिशन नहीं मिली थी। अबू धाबी में जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ बिल्कुल नियर बाई एयरपोर्ट है और हर मिनट 1.5 मिनट से वहाँ कोई न कोई फ्लाइट गुजरती है, और उस जगह पे 5 मिनट तक एयर स्पेस उस कंट्री का बंद कर देना अपने आप में बहुत बड़ी पावर और अपने आप में एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एमवे क्या कर सकती है उस चीज का परिचायक है ना। सिर्फ आतिशबाजी करने के लिए, कोई किसी सेलिब्रिटी का या किसी डिग्निटी का प्लेन वहां से नहीं गुजरने वाला था, एमवे को अपनी आतिशबाजी करनी थी। इस वजह से वो सारा का सारा एयर स्पेस 5 मिनट के लिए बंद कर दिया गया। और आपको हैरानी होगी कि अबू धाबी के टूरिस्ट मिनिस्टर खुद वहां पर प्रोग्राम के अंदर मौजूद, टूरिज्म मिनिस्टर खुद प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। सो मैं बस जस्ट एक विजन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे अभी और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आगे से आगे, निरंतर। तो थैंक यू वेरी मच साकिया जी फॉर गिविंग मी द चांस टू शेयर माय विजन। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं लास्ट अपना सेशन का पार्ट आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि वीडियोस हैं कुछ। ये वीडियो वही है, ये गौरी शंकर जी ने वीडियो रिकॉर्ड किया था और उनको खुद को भी खबर नहीं थी कि ये पाम्स जो है उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि दुबई का पार्ट है, जो मैन मेड आइलैंड है जिसमें हम पिछले 2-3 साल पहले गए थे। तो गौरी शंकर जी आप पूछ रहे थे ना, पाम्स वो यही है लेकिन बड़ा खूबसूरत रिकॉर्ड किया है। मैं जबरदस्त पूरा का पूरा एकदम जैसे डिस्कवरी चैनल पे दिखाया जाता है वैसा का वैसा रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उनको खबर नहीं। आई होप दिख रहा है ना वीडियो। होटल की बालकनी से रिकॉर्ड किया है ये। एक मिनट लूंगा ये बताने के लिए, अगर पता नहीं पीयूष सुन रहे कि नहीं। पीयूष कहती है यार ये तो बड़ा शोर होता है, यहाँ पे लोग रहते किस कैसे हैं। मैंने कहा ये शोर सुनने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं This was something interesting.
कमिंग 3 इयर्स के अंदर इतना बड़ा कर सकते हैं। और विमेन एम्पावरमेंट का सिंपल एक सीन मैं दिखाना चाह रही हूँ। हियर आवर हस्बैंड्स आर कोऑपरेटिंग अप टू द एक्सटेंट यू कैन सी माय पार्ट Saket is holding. Hi Saket, what do you want to say? amazing women empowerment, women power, एंड बिलीव मी, अगर आपके साथ लेडी है, वुमेन है, तो आप बिजनेस को 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए कि आप किस तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, अकेले या हम अपने घरवाली के साथ या फैमिली में किसी लेडी के साथ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था, नो प्रोफेशनल ईगो, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की भी रिलेशनशिप इतनी हो जाती है, नो ईगो। यस विक्रम, अगर अपनी वाइफ को, वुमन को सुपर वुमन बनाना चाहते हैं तो यस, उनको बिजनेस में लाइए, उनको एनकरेज कीजिए, एंड किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कम एंड जॉइन अस। और हमारे अमेजिंग लीडर होल्डिंग माय बोर्ड पर भाभी एंड गौरी शंकर जी। मैं क्या बताऊं। मुझे तरस उस इंसान पे आता है जब प्लान देखने के बाद जो ना कर देता है। मुझे तरस उस इंसान पे आता है जो बिजनेस को बिल्ड सीरियसली नहीं करता। मुझे उस तरस पे आता है जो अपने अप्लाई की बात मानता है। 3 चीजें कर लीजिए, एथेंस आपका इंतजार कर रहा है और इससे ज्यादा बढ़िया। ये बहुत एंटरटेन किया हम लोग वहाँ पे। बड़ी बात, आपको डांस की हम बात कर रहे थे। विवेक जी के साथ डांस किसको करना है? बता रहा था एमजे चलता हुआ दिख रहा था पूरी बिल्डिंग के ऊपर। और ये वो आतिशबाजी है जिसमें एयरपोर्ट को भी कवर कर दिया। ये जैसा यहाँ दिख रहा है वो 5% भी नहीं है जब हमें दिख रहा है। Thank you. This is all from my side, and back to Vivek Bhaiya. Thank you साकेत जी, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और जितना थैंक यू कहें कि ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स ली है आपने। मतलब कहाँ क्या चीजें कैप्चर की हैं, और बिल्कुल एमवे भी लेने लग जाएगी कि यार ये वाली सीडी तो साकेत जी आप हमारे को दे दो, तो वो ट्रिप का बता देंगे। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और गौरी शंकर जी, तिलक जी, विश्वास, दिव्या, विक्रम आज बिजनेस बिल्ड करने गए हुए हैं। बहुत जबरदस्त वर्क एथिक्स है। तो बस मीटिंग तो बहुत ज्यादा, आज की मीटिंग का जो हमारा एजेंडा था
कि शुरुआत के अंदर मुझे जो है वो एक ओवरव्यू बताना था, मंत्री जी का फोन आ गया तो ओवरव्यू रह गया है, और उसके बाद में जो है वो वीडियो दिखाना था, और ये सब चीजें तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत मजा आ गया। तो जिसको भी अच्छा लग रहा है कि एथेंस जाना है, और एथेंस ही नहीं आगे लगातार फॉरेन ट्रिप्स जाने हैं, जिंदगी भर के लिए फॉरेन ट्रिप्स पक्के करने हैं, रॉयल्टी इनकम पक्की करनी है, तो जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके साथ में बैठे। बहुत सारी अपार संभावनाओं वाला बिजनेस इस समय, मतलब सिर्फ समझने की बात है, विजन। मैं तो बस बात खत्म नहीं कर सकता जब तक कि मैं सुमित जी का जिक्र नहीं करूं। जो सुमित जी हैं, आप में से काफी सारे लोग तो उनको जानते हैं, लेकिन जो लोग सुमित सर को नहीं जानते, सुमित सर जो है वो हम सब लोगों के अपलाइन हैं, मेंटोर्स हैं, और अभी एमवे एक अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम बना रही है जिसका नाम है गुरुकुल, है ना। और तो गुरुकुल के अंदर आप जितने भी एमरल्ड्स एंड अप हैं उन सब की वीडियो सीरीज रिकॉर्ड करेगी एमवे सारे बीबीएस कराएगी, एमवे एफईडीज करेगी, और सब कुछ एमवे सारे फिजिकल फंक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। 1 भी रुपए की हमारे को टिकट नहीं देनी होगी, और साथ साथ के अंदर वो सारे के सारे फिजिकल फंक्शंस जो है वो लाइव टेलीकास्ट भी होंगे, जिसको घर बैठ के भी अपन देख पाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बन रहा है, उसके अंदर जो फर्स्ट गवर्निंग काउंसिल है, उसके अंदर सुमित जी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। 25 साल से भी ज्यादा का बड़ा अनुभव वो हम लोगों को दे रहे हैं। जो विजन 100 चैनल है हमारा, जो स्पॉटिफाई है, कल सुबह राजेश्वरी और राजेश्वर जी की पॉडकास्ट आएगी, उसके पहले कितनी सारी पॉडकास्ट आ चुकी हैं, शुक्रवार को पॉडकास्ट आती है। तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इस समय बस एक स्टोरी के साथ ही एंड करूंगा मैं बात को, कि जिसको समझ में नहीं है वो कुछ ना करे, कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप और हम जो सब चीजों को समझ चुके हैं, तो इस समय बिल्कुल और बिल्कुल फोकस करने का समय है। हम अपनी जिंदगी को बहुत ही और एक अलग लेवल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बना लेंगे, होलिस्टिक फॉर्म के अंदर, कंप्लीट फॉर्म के अंदर। सिर्फ 4-5 चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक तो फोकस करें कि सुबह का मॉर्निंग सेशन जरूर 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 अटेंड किया करें। सुबह जो 7:30 बजे मॉर्निंग सेशन होता है वो इतना अमेजिंग होता है कि उसी के थ्रू हमारा बिजनेस बहुत बड़ा बन जाने वाला है। एक चीज अगर आपने पकड़ ली तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती होती है। कहते हैं ना, वो बॉक्स के अंदर अगर एक पैटर्न पकड़ लिया तो बाकी सारी चीजें अपने आप सेट होने वाली है। तो सुबह का मॉर्निंग सेशन जो बुक सेशन है वो स्पॉटिफाई, आज भी हमने सभी सारे अपने चैनल्स के ऊपर दिया था, उसका लिंक भी कि स्पॉटिफाई को डाउनलोड कर लें। हर शुक्रवार को सुमित जी का इतना वास्ट एक्सपीरियंस, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एमबे के नाम करी और उनकी पूरी जिंदगी इतनी ज्यादा जबरदस्त है, तो उनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस हमको, उनकी थॉट का पैटर्न वो जानने को मिलता है एवरी फ्राइडे एक अलग टॉपिक की फॉर्म के अंदर। उसके अलावा हर मंडे को स्टोरी सुनने को मिलती है। बहुत कुछ होने जा रहा है, वो सब मैंने आपको बता ही दिया था। एक बार नेटवर्क बनाने के बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी के मजे हैं, वो सारी बातें। बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा सब कुछ है, लेकिन उसको अपने लिए करने के लिए आपको क्या करना है कि एक सिस्टम को फॉलो करना है। कोई भी चीज सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा आसान हो जाती है और बिना सिस्टम के मुश्किल होती है। तो सिस्टम यही है कि सिर्फ एक चीज फॉलो कर ले, सुबह का मॉर्निंग सेशन अटेंड करें। और आप हमारी टीम के जो लोग हमारे को सुन रहे हैं, आपको जिनको विजन आ चुका है, वो इस समय अगर एक भी मिनट आलस के अंदर बिता रहे हैं, अगर वो लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, वो लोगों को बिजनेस में नहीं ला रहे हैं, वो टारगेट नहीं ले रहे हैं, तो वो अपना बहुत जबरदस्त नुकसान कर रहे हैं। बाकी तो दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हैं जिनको पता ही नहीं है अभी कुछ, है ना। तो पता नहीं है तो नहीं पता है। तो एक स्टोरी के साथ शुरुआत करना चाह रहा था, तो स्टोरी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। उस स्टोरी के अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं कि पुराने जमाने की कहानी है कि एक दर्जी था, है ना, और उसको एक बहुत चमकीला पत्थर मिला हुआ था, और उस चमकीले पत्थर हीरे की, कोहिनूर के हीरे जैसी वैल्यू थी, और वो पत्थर आज की डेट के अंदर मान लो कि 5 करोड़ रुपए का था। स्टोरी को पुराने टाइम फ्रेम से आज के टाइम फ्रेम में लाके समझेंगे तो बात समझ में आएगी, है ना, क्योंकि उस समय के अगर रुपए की बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो वो 5 करोड़ का जो हीरा था, उसको वो सुई पौने के रूप में यूज करता था। सुई को पौने के अंदर काम लेता था। रात को जब अंधेरा होता था तो कहता, भगवान वो लाना सुई पौना। वो सुई पौना कभी जूतों के अंदर पड़ा होता,
कभी वो सुई पोना जो है वो किसी अलमारी के अंदर यूं लुढ़का रहता। एक बार एक सुनार को रात के टाइम ही शर्ट के अंदर जो है वो टांका लगवाने की जरूरत पड़ गई, तो वो टांका लगवाने गया तो उसने कहा सुनार ने कि मेरा टांका लगा दे भाई, आज ही बहुत जरूरी है। तो उसने बोला नहीं अब रात हो गई, कल आना। उस जमाने में लाइट तो होती नहीं थी, तो उसने कहा नहीं नहीं बहुत जरूरी है यार, तू अपनी मेहनताना डबल ले ले, तू 5 रुपए की जगह 10 रुपए ले ले, लेकिन मेरे को आज ही शादी के अंदर जाना है। तो कहता है ठीक है, लाना बागवान वो सुई पोना है ना, तो सुई पोना को लाया जाता है। तो सुनार को तो पता चल जाता है कि यार ये बेवकूफ आदमी सुई पोने के रूप में इसको यूज कर रहा है। तो वो उसको कहता है कि यार ये पत्थर तो बहुत बढ़िया है ना, तू ये पत्थर मुझे बेच दे। कहता है भैया क्यों बेच दूं, मेरा बढ़िया सुई पोने काम आता है। कि नहीं मैं तो कीमत दूंगा और इससे भी ज्यादा चमकीला पत्थर दूंगा जो और अच्छे तरीके से सुई पोएगा। तो कहता है कि ठीक है बताओ कितने रुपए दोगे। तो वो कहता है तू मांग लेना यार जितने मांगे। तो सुनार बहुत समझदार, मतलब सुनार भी समझदार, दर्जी भी समझदार। हमने तो पंजाब के अंदर एक कहावत सुनी थी कि जैड़ा बंदिया जम्या है खुद नू घट नहीं समझता, कि जो भी जना है वो अपनी सीट पे बैठा हुआ सबसे होशियार वो अपने आप को ही मानता होता है ना। तो सुनार भी होशियार, दर्जी भी होशियार। दर्जी देखता है मन के अंदर कि यार ये कोई चीज तो तगड़ी है, तो इसकी अच्छी कीमत मांगनी चाहिए। तो वो कहता है कि 1 लाख रुपए लूंगा। तो कहता दिमाग खराब हो गया, 1 लाख रुपए, जबकि 5 करोड़ का हेरा है वो, है ना। वो कहता है 1 लाख रुपए कैसे लेगा, ये दिमाग खराब है, लेने हैं तो 5-10 हजार रुपए ले ले, वो भी मैं तेरे को दे रहा हूँ, वो कोई खास बात नहीं है, सुबह तक सोच लेती है ना, इसमें क्या है। तो वो चला जाता है। उसको भी ऐसा लगता है दर्जी को यार कि शायद ज्यादा ही कुछ मांग लिया, 5-10 हजार ही मांग लेते तो ठीक रहता, 5-10 हजार तो मिल जाते। कहता चलो सुबह आएगा जब दे दूंगा, 5-10 हजार में देगा जितने में दे दूंगा। लेकिन बाई चांस उसी समय दूसरा सुनार आता है और वो भी वही सुई पोना की कहानी होती है, और वो कहता है कि मुझे दे दो। दूसरा सुनार मांगता है तो अब की बार तो दर्जी और ज्यादा होशियार हो जाता है, कहता 5 लाख लूंगा। दूसरा सुनार कहता है कि यार तू मांग तो ज्यादा रहा है लेकिन ले ले 5 लाख, कि 5 लाख रुपए ले ले और ये मेरे को दे दे। तो 5 लाख रुपए लेके चला जाता है 5 करोड़ रुपए की चीज। उसके बाद सुबह वाला आता है, वो उसको भी सुनार को रात को नींद नहीं आती, तो छोड़ के चला जाता है कि यार अपन ने फालतू 1 लाख रुपए में दे रहा था, ले लो आ लेते। चलो सुबह फटाफट लेके जाता है 1 लाख रुपए, कि ले पकड़ 1 लाख और दे। वो उसके ऊपर हंसता है वो उसके ऊपर हंसता है। वो कहता है क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं साले हरामजादे, तू मुझे जो है वो मूर्ख बना रहा था, है मुझे कह रहा था कि तू 1 लाख रुपए ज्यादा मांग रहा है, और मेरे को भी लगा कि शायद मैं ज्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन मैंने तो उसको 5 लाख में बेच दिया। अब सोचो उसके छाती पे कैसे सांप लौटे होंगे। 5 करोड़ की चीज उसके हाथ से तो निकल चुकी थी, और रोया सुनार, बोला कि मूर्ख, तू मुझे मूर्ख कह रहा है, तू इतना बड़ा मूर्ख है कि तेरी हद नहीं, तूने 5 करोड़ की चीज 5 लाख रुपए में दे दी, मूर्ख आदमी। तो फिर अब की बार दर्जी हंसता है, कहता है कि भैया मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तू है। मुझे तो पता नहीं था, मेरे लिए तो 5 लाख ही बहुत ज्यादा है, लेकिन तुझे तो पता था, तूने क्योंकि 1 लाख रुपए के अंदर गवाई उसकी चीज को। तो जिसको पता है वो एमबीए नहीं कर रहा, वो मूर्ख है। जिसको नहीं पता दुनिया के अंदर वो तो नहीं करेगा ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो कोई मेंबर बनाने की स्कीम समझेगा, वो तो कोई चेन सिस्टम समझ लेगा, वो तो कोई प्रोडक्ट महंगे समझ लेगा, वो तो कुछ समझ लेगा कुछ और, कि यार ये तो पहले जो होना था वो हो गया, अब थोड़ी होएगा। लेकिन आपके दिमाग में तो 0.1% भी डाउट नहीं है। आपको पता है कि आप इस दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी भगवान की विशेष कृपा से हम सबको मिली है। तो कल से ही, इवन आज से ही सिस्टम को फॉलो कर लेने। सिस्टम ये है कि सुबह 7:30 बजे का मॉर्निंग सेशन अटेंड कर लेवे। सिस्टम ये है कि आरोग्य सिविटास को फॉलो करना स्टार्ट कर देवे। अगर आपका फेसबुक पेज नहीं है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो अभी आप दुनिया के अंदर पिछड़ रहे हैं। स्मार्टफोन के टाइम के अंदर बटन फोन यूज करेंगे तो फायदा नहीं होगा। फेसबुक पे स्टोरी डालना सीख लेवे। फेसबुक अकाउंट नहीं है तो फेसबुक अकाउंट बना लेवे। ये सब चीजें आसान हैं। व्हाट्सएप को यूज करना सीख लेवे। ग्रुप के अंदर मैसेज दिया करें, चुपचाप ना देखा करें, और अपने आप को इन्वॉल्व करें। अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी कामयाबी तय है। लेकिन आप अगर किनारे पे बैठ के मछलियां गिनते रहेंगे, लहरें गिनते रहेंगे, तो समुद्र का मजा आने वाला नहीं है। एमवे का A25 बेस्ट ईयर होने वाला है। एथेंस का ट्रिप अल्टीमेट होने वाला है। उसको लेने के लिए क्वालिफिकेशन 12 पॉइंट होती है नए लोगों के लिए, लेकिन एमवे अभी बहुत जल्दी बहुत कुछ अनाउंस करेगी। बहुत सारा रिलैक्सेशन मिलेगा,
लेकिन अगर आपने अभी तैयारी नहीं की तो एग्जाम तो 5.5 महीने बाद चालू हो जाएंगे, उस समय तैयारी करोगे तो आपको लगेगा यार लेट हो गए, उस समय कर लेते तो बढ़िया था। तो अपने अपलाइन मेंटर को फोन मिलावें, उनसे मिलें और बिजनेस के अंदर अपने लिए नई से नई ऊंचाइयों को तय करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैक टू अवर डियर होस्ट सुबोध, ही विल वाइंड अप द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच सर, मजा आ गया आज के मीटिंग में तो, और आई थिंक सभी को मजा आया होगा। कितने लोगों को मजा आया चैट बॉक्स पे लिखेंगे। सभी ने एंजॉय किया, अबू धाबी घूम कर के आए हैं हम सभी लोगों ने अभी जस्ट वर्चुअल के थ्रू। तो और हम चाहते हैं कि ऐसे ही फिजिकली जितने लोगों ने कमिटमेंट किया है अपने आप से कमिटमेंट करें कि हम लोग एथेंस में रहेंगे साथ में वहाँ पे, और मेरे साइड से डन है सर कि हम एथेंस आपके साथ जरूर होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हम मीटिंग को यहीं पे विराम देते हैं और शुभ रात्रि। गो फाउंडर कैन। मीटिंग के बाद हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको लिखना चाहिए कि मीटिंग का फीडबैक क्या था। उसको बहुत सारे लोग देखते हैं जिन्होंने की मीटिंग अटेंड नहीं की, तो उनको भी, जैसे वो कोई अभी हमारे लीडर बोल रहे थे ना कि हम तो आपको जला सकते हैं, है ना। हाँ, विश्वास ने बोला था कि रसगुल्ला हम खा रहे हैं, आप तो नहीं खा पा रहे हो। तो जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं की उनको पता चलना चाहिए कितना कुछ मिस हुआ। और वैसे भी व्हाट्सएप के ऊपर लिखने की आदत डालनी है। आज से सोच लो, कभी मत सोचो मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, कोई चक्कर नहीं। सिर्फ अगर अपने आप को एक्सप्रेस